जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। 29 अक्टूबर 2023 को नगर पालिका सेवा परीक्षा हुई थी, जिनमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपने पिछले वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ कि JPSC CDPO पे मैंने वीडियो बनाया है सामान्य ज्ञान पे, जो हाल में ही एग्जाम हुआ है। 30 क्वेश्चंस है उसमें। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, आपका बहुत काम आएगा वो वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन ये है, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ठीक है, ट्रैकोमा एक डिजीज है जिसका लिखा हुआ है कि कौन से पार्ट्स ऑफ द, कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का कौन से पार्ट में वो डिजीज होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ईयर्स, लेग्स, आईज, बोन्स। ठीक है, हम आप मेरे पीपीटी में आप ये स्लाइड्स में देखते होंगे कि फोटोज वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसे तो आपको ऐसे पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आईज। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें और क्या होता है, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल में डिजीज क्या होता है, कैसे कॉज होता है। देखिए ट्रैकोमा जो डिजीज कॉज होता है वो है बैक्टीरियम की वजह से होता है। बैक्टीरियम क्या होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियम लिखा हुआ है मतलब सिंगुलर, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कॉज होता है ट्रैकोमा, और जो इसे कॉज कराता है उसको बोलते हैं क्लमाइडिया, क्लमाइडिया ट्रैकोमाटिस, क्लमाइडिया ट्रैकोमाटिस। ठीक है, मतलब इसका नाम जो ट्रैकोमा पड़ा है ये बैक्टीरिया की वजह से पड़ा है। यहाँ पे जो नाम पड़ा है ना ट्रैकोमा, ये बैक्टीरिया की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया के नाम में ही ट्रैकोमा प्रेजेंट है। ठीक है, कॉजेस देख लिए कि सबसे पहले ये देखिए कि इसको कौन कॉज करवाता है। अब देखिए कैसे कैसे होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद आई डिस्चार्ज। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद आई डिस्चार्ज मतलब कि आई डिस्चार्ज अगर होता है, आई से कुछ निकलता है और उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, तो उससे होता है। फॉर्मिटीज सच एज टॉवल्स और क्लोथ्स, अगर किसी को इन्फेक्शन है, ठीक है, ये वाला इन्फेक्शन है, ट्रैकोमा है, उनके क्लोथ्स यूज कर लिए, टॉवल यूज करिए, तो उसकी वजह से होता है। पुअर पर्सनल एंड फैमिली हाइजीन, ऑफ कोर्स हेल्दी अगर नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई डिजीज कॉज होगा ही। तो ये रीजन तो परफेक्टली मैच करता है इस डिजीज के लिए। लैक ऑफ वाटर, वाटर के लैक की वजह से होता है। एब्सेंस ऑफ, अच्छा ये वही है जो आप लोग सुबह करते हो। और टॉयलेट्स, ठीक है, जहाँ मतलब शौचालय जहाँ नहीं रहता है अवेलेबल सही, वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, पॉवर्टी इन जनरल, गरीबी होने की वजह से भी, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैकोमा में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मतलब होंगे जिसकी वजह से नहीं अवेलेबल, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होगा, तो हो सकता है डेफिशिएंसी की वजह से भी होता होगा। ठीक है, तो पॉवर्टी इन जनरल भी मतलब, पॉवर्टी इन जनरल मतलब गरीबी। ठीक है, गरीबी भी हो सकता है इसका रीजन, इस डिजीज का कॉज करने का। फ्लाइज बहुत बड़ा रोल करते हैं फ्लाइज। ठीक है, फ्लाइज मतलब क्या? मक्खी, जो डिजीज कॉज करने में बहुत बड़ा रोल करते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कैटल और क्राउडिंग। ठीक है, कैटल के अगर ज्यादा क्लोज रहेगा और क्राउडिंग, ज्यादा क्राउड में रहेगा, तो ये सब रीजन है आपके जिससे कॉज होता है ये ट्रैकोमा। ठीक है, सिम्टम्स देख लीजिएगा। सिम्टम्स क्या है? आई पेन करेगा, ठीक है, स्वेलिंग होगा आईलिड्स में स्वेलिंग होगा, और आई इरिटेशन होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर होगा तो। और ये स्टेजेस दिखाए हुए हैं कि ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। स्टेज, इसका 4 स्टेजेस होता है। ठीक है, और इसमें स्टेजेस में आपका देखिए एक नॉर्मल आई और एक आपका स्टेज 5, ये लास्ट स्टेज है, मतलब पूरा ब्लरी हो जाता है। ठीक है, ब्लरी टाइप का हो जाता है, वही है डिजीज। ठीक है, तो ट्रैकोमा जो डिजीज कॉज होता है वो है आइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which of the following is not an exothermic process। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आपने पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, हीट निकलता है। ठीक है, हीट निकलता है, एनर्जी बोले, हीट बोले, दोनों एक ही चीज है। एनर्जी के फॉर्म में हीट निकलता है। तो पूछा जा रहा है कि ये चारों में से कौन सा है जिसमें ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या कहते हैं? सनलाइट से प्लांट क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब ही ना कर रहा है, क्योंकि सनलाइट क्या है? सोर्स है एनर्जी का, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है सनलाइट का एनर्जी को। तो एब्जॉर्ब करने वाले प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो इसमें जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर
3 विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्रेजेंट इन सिगरेट लाइटर, ठीक है, उस केमिकल का नाम बताना है जो सिगरेट के लाइटर में प्रेजेंट होता है। बहुत लोग तो बोलते हैं पेट्रोल रहता है इसलिए उसको ऐसे करते हैं और वो जल जाता है, नहीं, पेट्रोल प्रेजेंट नहीं रहता है। एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्यूटेन उसे बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 कार्बन, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है, C4H10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्यूटेन का, ठीक है, ब्यूटेन लिखा हुआ है, मतलब क्या, कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, एल्केन ग्रुप है, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा ग्रुप है, ये सब हो सकता है नेक्स्ट बार कुछ और तरह से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ये ब्यूटेन कौन से ग्रुप में आता है। ओके, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिखा हुआ है, ANE फॉर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन ही वो केमिकल क्या है, केमिकल है जो प्रेजेंट होता है सिगरेट लाइटर्स में, ये और उसका अदर यूज है, ये भी एक लाइटर ही है, आजकल बहुत एडवांस फॉर्म में मिलते हैं, सबसे सस्ते दाम में ये मिलता है। हाँ, मुझे भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ये है इसकी है, लेकिन इसकी यूजेस दूसरे चीजों में यूज करती हूँ, इसमें यूज नहीं करती हूँ, ठीक है, इसलिए जज नहीं करने का जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन ये है, अ कार falls off a ledge and drops to the ground in 0.4 seconds, what will its average speed during the 0.4 seconds, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, आइए आराम से सॉल्व करते हैं, क्या है इसका सीन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, 0.4 सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक कार 0.4 सेकंड में एक कगार छोर से गिरकर जमीन पर गिर जाती है, ठीक है, एक कार है जो एक जगह से एक लेज, ठीक है, छोर से क्या हो रहा है, ड्रॉप करके गिर जा रहा है, ठीक है, जमीन पे गिर जा रहा है, और गिरने का उसका जो टाइम है वो क्या है, 0.4 सेकेंड, सोचिए कितना जल्दी गिर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.4 सेकेंड, तो उसका स्पीड क्या होगा उस कार का जब वो 0.4 सेकेंड में गिर रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा फॉर्मूला याद करना होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, 0.4 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख दिया। पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसे लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद पुट करते जाएंगे, तब आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये है आपका एक चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखिए u हम लोग मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u प्लस v समझ रहे हैं ना, u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और डिवाइड किया गया है 2 से। इनिशियल वेलोसिटी हमारा नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 0 होगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 होगा क्योंकि कोई भी वेलोसिटी है वो 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर दिया हुआ नहीं है तो मेंशन नहीं क्वेश्चन में किया हुआ तो 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए u दिया हुआ है लेकिन हमारे पास v नहीं है, अब v निकालने के लिए हमें फॉर्मूला एक यूज करना पड़ेगा जो है v इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ दूसरा कलर यूज कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा, थोड़ा अलग रहेगा ना उधर। चलिए v इज इक्वल टू हो जाता है आपका u प्लस 80, ठीक है, u प्लस 80 हो जाता है। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब चलिए v निकालते हैं, v लिखेंगे, v इज इक्वल टू u हमारा क्या ले लिए, 0 ले लिए प्लस, अच्छा a यहाँ पे है एक्सेलरेशन, लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा ना फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए कार जो है वो मोशन में नहीं है, वो फॉल कर रहा है, ठीक है, तो वहां हम लोग ग्रेविटी यूज कर सकते हैं, तो v प्लस gt कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्रेविटी के लिए जो नंबर यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो होता है 9.8, लेकिन 9.8 करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हमको नहीं लगता चारों में से कोई ऑप्शन या आंसर आएगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 10, राउंड अप करके 10 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंटू
टाइम 0.4, ठीक है। तो v आपका निकल जाएगा 4.0 सेकेंड लिख रही हूँ, सॉरी ये 0 था ना, हाँ 4.0 मीटर सेकेंड होगा ना, वेलोसिटी है ना, हाँ इनिशियल सॉरी फाइनल वेलोसिटी। अब आपका फाइनल वेलोसिटी क्या निकला 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं, अब इसे पुट कर देते हैं हम एवरेज वेलोसिटी में, कुछ नहीं करना है, सारा चीज निकल गया। अब आराम से पुट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, u दिया हुआ है आपका 0, हमारा v निकल गया है आपका 4 + 2। अभी तो बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा 2 = 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था, कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल्स आएगा, घबराना नहीं है, जो भी चीज दिया हुआ है उसे पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर जो भी फॉर्मूला है उसे लिखिएगा और फिर धीरे धीरे करके क्या कीजिएगा, नंबर्स पुट करते जाइएगा और उसके बाद सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि when two forces act in opposite direction the net force will be, ठीक है, दो फोर्स है, ठीक है, दो फोर्स है और दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है ऑपोजिटली, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो पूछ रहा है कि दोनों का नेट फोर्स क्या होगा। जैसे अगर हम लोग हिंदी में पढ़े तो लिखा हुआ है जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ठीक है, दो बल है, फोर्स है, अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसका कुल बल क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस दिया हुआ है 4। ऑप्शंस में है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट यहाँ पे ये हाफ लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अब सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका, देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द हायर फोर्स, और डी है आपका नन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। देखिए होता क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है, सिमिलैरिटीज तो होगा नहीं, सम तो होगा नहीं। अगर साथ में होता, ठीक है, मतलब एक साथ, मतलब अपोजिट ना जाके वो साथ में डायरेक्शन सेम होता, तब आता आपका सम, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे का के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट जाने में आ जाता है डिफरेंसेस, ठीक है। तो क्या होगा सही आंसर, डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा दोनों के बीच में। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, which of the following metal is present in anode mud during the electrolytic refining of copper, ठीक है। की पॉइंट पकड़ते हैं, क्या है की पॉइंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मेटल है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है एनोड मड में, कब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मतलब कॉपर, ठीक है, प्योर फॉर्म में उसको फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म में, कोई भी मेटल होता है ना वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक मतलब थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उसको रिफाइन कराया जा रहा है। रिफाइन मतलब प्योर, इम्प्योर से प्योर कराया जा रहा है कॉपर को। तो उसमें एनोड मड में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, यही है सवाल, ठीक है। तो जो मेटल प्रेजेंट होता है एनोड मड में कब, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में, वो है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम में अगर देख लीजिएगा तो देखिए ये एनोड है, इम्प्योर मेटल है, ये इम्प्योर मेटल है, किसका, कॉपर का ही होगा ना, सॉल्यूशन यहाँ कॉपर का है, CuSO4 है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में कॉपर का है, तो यहाँ इम्प्योर मेटल है, ठीक है, एनोड में, और ये हो गया प्योर फॉर्म, और ये है आपका एनोड मड जिसमें जो प्रेजेंट रहता है मेटल उसे हम लोग बोलते हैं गोल्ड मेटल। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, गोल्ड, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है क्लोरीन का, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्लास का बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, क्लोरीन आता है आपका ग्रुप नंबर 17 में, और क्लोरीन हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सा पीरियड है आपका 3, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, मतलब एटॉमिक नंबर नहीं,
ये कॉन्ट्रास्ट कर जाता है थोड़ा, वाइट ही सही है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, क्लोरीन का 17, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे इतना सारा सेल बनाया हुआ है, ये सारे जो गोल गोल शेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट शेल है किसका, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, रहते हैं, ठीक है, स्टोर रहते हैं, उसे ही कहते हैं, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ऑफ एन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन इसका एक रूल है, रूल ये है कि कोई भी आउटर मोस्ट शेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, बोलते हैं ना हर किसी का एक कैपेसिटी होता है, तो इसके भी क्या है रूल रेगुलेशन में ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सारे में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं छू सकते हैं। लेवल दिया हुआ है 2, 8, 18, 32 होता है और उनके नाम है KLMN, ठीक है। मतलब शेल का लेयर का नाम भी दिया हुआ, फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकेंड एनर्जी सेल, थर्ड एनर्जी सेल। एनर्जी बोल बोल के मेरी ही एनर्जी चल जा रही है, कोई बात नहीं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। चलिए तो क्या हो रहा है, के शेल जो पहला शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, बाकी में 8, एल शेल में 8, देन एम शेल में 18, देन एल शेल में 32। अब पता करते हैं कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है। अब उस अरेंजमेंट को फिल करने के लिए आइए बनाते हैं। कौन सा कलर ले लूं, आज ब्लू ट्राई करते हूँ। मैंने बना दिया ब्लू में, ये बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। ये क्यों नहीं बन रहा है, चलो बन जा यार, एक दिन आप भी बन जाओगे कुछ ना कुछ। नहीं बना, फिर से कोशिश करेंगे। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये हम एक आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल है, ये सेकेंड आउटर मोस्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल में फिल करना। देखिए फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल है वो है के जिसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा। हमारे पास कितना है टोटल, 17 है। हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखते भी जाते हैं, यहाँ मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। सेकेंड वाले ऑर्बिट में या शेल में कितना जाएगा, 8 जाएगा, ठीक है। तो 17 है, हम लोग 8 ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ऐड किया, टोटल कितना हो गया, 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना, 7। अब एक और आउटर मोस्ट शेल बनाएंगे क्योंकि 7 बचा हुआ है। आप एनर्जी लेवल है ना, कितना भी बना सकते हो, जितना उसका कैपेसिटी रहेगा एटम का या फिर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। कौन सा कलर यूज किया था, ब्लू कलर। अब कितना बचा, 7। चलिए बाहर आउटर मोस्ट शेल में क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5, इधर हो गया 2। बहुत लेंथ मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया, लेकिन आप थोड़ा शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में मैंने कितना किया, 7 किया। तो क्या निकला मेरा, 2 8 7, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 8 7, ठीक है। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स का निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बस याद रखिएगा कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना स्पीड क्यों भाग रहे हो भाई, आराम से, धीरे धीरे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लिखा हुआ है। देखिए एक्सप्रेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी को किस फॉर्मूला में या किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। क्या है उसका फॉर्मूला, तो सिंपली यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखना पड़ता, हाँ मैंने भी कंजूसी की है, आप ही का वक्त बचेगा, लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए मैंने क्या किया, फिगर ही ले आई हूँ कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी जनरली डिनोट होता है ई से, ठीक है। और उसका एक्सप्रेसिव या फिर उसका फॉर्मूला या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट निकालने के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, मास mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी mgh। अरे तो वो ऐसा साउंड कर रहा है, mdh मसाला, mdh मसाला। पहले तो उसकी ऐड बहुत आती थी, अब तो नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए।
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया है, एक मेरी वीडियो में, एक वीडियो में थी ये क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे याद नहीं आ रही है, पर वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में PYQ में ही क्वेश्चन ये पूछी गई थी। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, चार दिए हुए हैं, मोमेंटम, वेलोसिटी, इम्पल्स और प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो फोर्स का क्या नाम है जो एक्ट करता है एक यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ही वो क्या है, फोर्स है जो एक्ट करता है। देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर कैसे या एक सरफेस एरिया पे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो द यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट करता है, किसी भी यूनिट, किसी भी सरफेस एरिया पे एक्ट करता है, उसे बोला जाता है प्रेशर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज नोन एज, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये आया है अपने बारे कुछ बताने के लिए, कुछ इस तरह से फेस किया हुआ है कि आइए आपको बताता हूँ मैं अपने बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है, मजेदार है, बहुत मजेदार है, देखा भी होगा आपने। क्वेश्चन ये है कि लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, लार्वा वो स्टेज होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब एकदम बेबी स्टेज कह सकते हैं, जिसमें ऑर्गन्स, पार्ट्स वगैरह डेवलप करना स्टार्ट होता है। मेनली ये इंसेक्ट्स में मिलता है, लेकिन ये आपका एम्फीबियंस में भी होता है, क्योंकि एम्फीबियंस में मेनली एग लेइंग होते हैं ना, फ्रॉग जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, पता होगा आपको, तो इनमें भी लार्वल स्टेज होता है। ठीक है, लार्वल स्टेज में पूछ रहा है कि फ्रॉग के लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, फ्रॉग के लार्वल स्टेज को टैडपोल कहते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली कोई भी पानी में, नॉर्मल पानी में ही, नॉर्मल पानी मतलब घर वाले पानी में नहीं, ऐसे अगर कभी फील्ड वगैरह में या फिर कहीं भी पानी जमा हुआ रहता है, ठीक है, और वो बकेट वगैरह वाले में नहीं, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए। ठीक है, बकेट वाले में जो जमा होते हैं ना, वो मॉस्किटोज के होते हैं, ये इसके नहीं होते हैं। आपने कभी देखा होगा, जिसे कभी ना कभी ये भ्रम जरूर होगा कि ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में वो छोटी छोटी मछलियां नहीं रहती हैं, वो फ्रॉग के बच्चे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लार्वल स्टेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, उनके फिन्स होते हैं, ठीक है, मछली जैसे फिन्स होते हैं, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। जब तक वो टैडपोल मतलब लार्वल स्टेज जब तक रहता है तब तक वो पानी में रहते हैं। ठीक है, जैसे वो बड़े होने लगते हैं तब वो लैंड में आते हैं, इसीलिए उन्हें बोलता है एम्फीबियंस, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। जब तक वो पानी में ही एग, वाटर में भी एग डिसॉल्व करते, मतलब एग उनका वाटर में ही होता है, फर्टिलाइजेशन भी वाटर में ही होता है, डेवलपमेंट भी वाटर ही होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, जब उनमें लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तब वो एडल्ट फ्रॉग जब बन जाते हैं, तब वो आते हैं पानी से बाहर। जब तक लार्वल स्टेज में रहते हैं तब तक वो पानी में ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, आपने ऐसे ग्रुप में देखा होगा, ठीक है, एक ही जगह पे पूरा एकदम बहुत फास्ट स्पीड में घूमते रहते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग फ्रॉग के लार्वा बोलते हैं, जिसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। मछली नहीं होती है वो। ठीक है, अब पकड़ने की भी कोशिश की होगी आपने। ठीक है, चलिए आ जाइए, कुछ इधर भी जानकारी ले लेते हैं। हमारा झारखंड करंट अफेयर में मैंने आपको बताया ही है कि ये बुक अवेलेबल है। रिसेंटली जितने भी करंट अफेयर्स है इसमें सारे कुछ अवेलेबल है। अगर नहीं लिया है भी तो फिर से बोल रही हूँ, जाके इसे लीजिए, ये बहुत यूजफुल है। बार बार हर वीडियो में बोलने की कुछ वजह होगी मेरी, इसीलिए, मजबूरी नहीं है, वजह है। ठीक है, इसीलिए इसे खरीदिए, आपके बहुत काम आएगी। और आपको अगर नहीं मिल रही है किसी भी बुक स्टोर में तो अभी भी बोल रही हूँ, जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप। ठीक है, वहां आपको मिल जाएगी। ओके, ओह सॉरी, अच्छा हाँ, ये तो बचा हुआ था क्वेश्चन ऑफ द डे, मुझे लगा सब खत्म हो गया। चलो टाटा बाय बाय, कोई ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, Which of the following is the most abundant mineral in the human body? ठीक है, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है
और मैं चाहती हूँ कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में आप लोग हमेशा आगे रहो, ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, वेट बायो का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी रहती है, लेकिन बायो का वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसीलिए क्वेश्चन ऑफ द डे जब भी मैं लाती हूँ तो बायो से ही रिलेटेड लाती हूँ। क्या दिक्कत है, अपने बॉडी के बारे जानोगे तो और अच्छी बात है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मिनरल है हमारा बॉडी में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, ठीक है। अब इसकी आंसर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा मेहनत कीजिए आप भी, जैसे मैं बोलती हूँ मेहनत करना जरूरी है, एक दिन जरूर सफल होइएगा। चलिए आ जाइए। तो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में कभी एक बार बस गूगल प्ले स्टोर जाइएगा, टैप कीजिएगा, एक बार डाउनलोड मत कीजिए, कम से कम खोल के तो देख लीजिए, ठीक है, कि हाँ है अवेलेबल है कि नहीं है, कि बस ऐसे ही बोलते रहती है कि यहाँ जाके डाउनलोड कीजिए डाउनलोड कीजिए। आज जाके बस थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर टैप कीजिएगा, उसमें एप्लीकेशन दिखेगा स्टडी फॉर गोल्स, ऐसे प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, इंस्टॉल करना है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है ओपन अनइंस्टॉल, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी कोर्सेज, सारे प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सब अवेलेबल है उसमें, ठीक है। और अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मेरी अभी ये 6th वीडियो है जो आने वाली है, आपको फिर से अपडेशन पता चल जाएगी कि कब वीडियो मेरी आ रही है कब नहीं आ रही है, ठीक है। ओके चलिए आइए, धन्यवाद मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।